जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, महफूज़ होंगे। अल्लाह ताला को खुश होके कामयाबी का हमेशा से नवाज़े। आपके पास आज के जो टॉपिक है बेसिक के तौर पे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा और पीछे लिखा हुआ 11th से सेक्स सीरीज़। आपको पता है कि ट्यूसडे वाले दिन 11th क्लास का 22 लाहौर का बोर्ड का पेपर आ रहा है। उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की है, वो आप लोगों ने पूरे साल प्रिपरेशन किया, टेस्ट दिया, हर चीज़ किया है, ठीक है? अब बेसिक उस सारी प्रिपरेशन को एक फाइनल समझ लें राउंड उसका है, जिसको आपने करना है फाइनल प्रिपरेशन जिसको मैं कहता हूँ फाइनल रिवीजन करने का टाइम है आपके पास, ठीक है? अब वो बच्चा जिसने बेसिकली पढ़ा भी नहीं है, जिसकी अच्छी तैयारी भी नहीं है, वो भी इस पूरी वीडियो को वॉच करे, जितनी लंबी ये वीडियो है या जितनी छोटी ये वीडियो है, इस पूरी वीडियो को वॉच करे। जो बच्चे ने पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, वो चाह रहा है कि मजीद मेरी इंप्रूवमेंट हो, वो भी इसको पूरा वॉच करे। मतलब हर कैटेगरी के बच्चा इससे वॉच करे कि वो बच्चा जो उसको ये उम्मीद नहीं कि मैं पास नहीं हो सकता, वो पास भी हो जाएगा। जिसको ये उम्मीद नहीं कि मेरे अच्छे मार्क्स आने हैं, तो वो अच्छे मार्क्स भी ले जाएगा। तो हर बच्चे इस वीडियो को देखे, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपको मैं ये बताने लगा हूँ कि 11th क्लास की फिजिक्स में हमने क्या-क्या चीजें करनी है, किस-किस तरह से अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, किस तरह करने हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। और सबसे बड़ा इशू 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होता है कि सर एमसीक्यूज कहाँ से करें, क्योंकि एमसीक्यूज की कहीं समझ नहीं आ रही कि सर वो जब ऑब्जेक्ट जो चैप्टर के अंदर से आने हैं, चैप्टर के बाहर से आने, कहाँ से एमसीक्यूज आने हैं। तो एमसीक्यूज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए सॉर्ट आउट करूंगा कि एमसीक्यूज कैसे करने हैं, आपने कहाँ से करने हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें आपके पास इसमें ये फाइनल प्रिपरेशन के लिए फाइनल समझने 100% आपके पास ये प्रिपरेशन के लिए है। 85 टू 85 आप मार्क्स ले सकते हैं। पूरी वीडियो को आपने वॉच करना है। मैं आपको बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा, कुछ एमसीक्यूज भी आपको करवाऊंगा पास्ट पेपर्स के थ्रू। उसके अलावा भी एमसीक्यूज करवाऊंगा, कुछ एमसीक्यूज आपके पास शेयर भी करूंगा। शॉर्ट क्वेश्चंस का भी समझाऊंगा कैसे करने हैं, किधर से करने हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी बताऊंगा, डेफिनेशंस को भी समझाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा कौन सी पेयरिंग स्कीम करनी है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इजीली डन हो जाएंगे। ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा। पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपके साथ थोड़ी सी पेरेंट स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं कि पेरेंट स्कीम के अकॉर्डिंग हमें कैसे फॉलो अप करना है। तो पेरेंट स्कीम के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं, तो पेरेंट स्कीम में मेरे पास सबसे पहली बात आती है, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मेरे पास आने हैं जनरली तौर पे, आपको पता है कि एमसीक्यूज आपके पास आने हैं 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं फिजिक्स के पेपर के अंदर, ठीक है? फिजिक्स का पेपर ऐसा पेपर जिसमें 17 मार्क्स आपके पास एमसीक्यूज के आने हैं। तो उन 17 मार्क्स को कैसे गेन करना है, पहले पेयरिंग के लिहाज से समझा देता हूँ। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चैप्टर आपके पास है, आपको पता है, ठीक है? मेजरमेंट से लेके हीट एंड थर्मोडायनामिक्स तक के चैप्टर हैं। अब इन चैप्टर्स में गौर से सुन लें। वो चैप्टर्स जिनमें आपके पास सिर्फ एक एक एमसीक्यूज आना है, वो आपके पास चैप्टर है चैप्टर 4 6 7 और 9 10। चैप्टर 4 6 7 और 9 10 ये वो चैप्टर हैं जिनमें आपको एक एक एमसीक्यूज आना है। ये बात याद रखिएगा कि ये वो चैप्टर हैं जिनमें आपको एक एक एमसीक्यूज आना है, ठीक है? अब इन चैप्टर्स में एक एक एमसीक्यू आना है। इट मींस कि सर चैप्टर 1 2 3 5 8 और 11 तीन ये चैप्टर हैं और तीन ये चैप्टर हैं। 6 चैप्टर्स ऐसे हैं आपके पास जिसमें आपके पास 6 ऐसे चैप्टर हैं आपके पास जिसमें दो दो एमसीक्यूज आपके पास आने हैं। 6 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें दो दो एमसीक्यूज आने हैं, मतलब 6 2 12 एमसीक्यू 6 चैप्टर्स में से होने हैं और बाकी 5 चैप्टर में से 5 एमसीक्यूज होने हैं। 17 एमसीक्यूज आपने डन करने हैं। तो चैप्टर 1 2 3 इंपॉर्टेंट, 5 8 और 11 ये 6 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करें ताकि आपके 12 एमसीक्यू सिक्योर हो। और ये 5 चैप्टर्स को भी अच्छे तरीके से करना है। इन एमसीक्यूज का मैं भी बताऊंगा आपको, कुछ एमसीक्यू मैंने करवाने हैं खुद से, ठीक है? और उस एमसीक्यूज के बाद आपको शेयर भी करूंगा एमसीक्यू, ताकि आप खुद भी उसको गो थ्रू कर सकें, ताकि हमारा एमसीक्यूज का 17 आउट ऑफ 17 नंबर हम लोग इजीली गेट कर सकें, ताकि एमसीक्यूज में हमारे कोई मार्क्स ना कटे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उसके बाद आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 आपके पास होता है, आपको पता है कि सर एमसीक्यूज का। क्वेश्चन 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, और शॉर्ट क्वेश्चन मैं बता दूं 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये तीनों के तीनों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं 2 3 और 4। आपको 2 में से भी 12 में से 8 करनी है, 3 में भी 12 में से 8 करने होते हैं, और 4 में भी आपको 9 में से 6 करने होते हैं अटेम्प्ट। तो सबसे पहले ये समझते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है वो किन चैप्टर से आना है। तो श्योरली तौर पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आना है 1 2 3 और 4 में से। ये क्वेश्चन 2 आना है, ठीक है?
अब इसमें से कितने आने हैं, अब पहले चैप्टर में कितने आने हैं शॉर्ट, दूसरे में कितने आने हैं वो भी डिस्कस करते हैं। फिर अगर 5 6 7 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन 3 5 6 7 8 से आना है, और क्वेश्चन 4 आपके पास रिमेनिंग चैप्टर जो बच गए 9 10 और 11 में से आना है। मैंने जैसे पहले बताया कि आपको 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं, आपको 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं, आपको 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब इनमें ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके पास जनरली तौर पे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस कितने कितने आने हैं। देखिए, अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4332 है। 4332 का मतलब ये है 4332। ये 3 चैप्टर्स हैं जो कि मेरे पास टोटल 10 क्वेश्चंस बनाते हैं। आपको 12 आने, 8 करने हैं। पहले चैप्टर में 4 आने जिसमें आपको पता है डायमेंशंस वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। पूरे वीडियो को वॉच करिएगा ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। मैंने गाहे बगाहे चीजें इंपोर्टेंट बताते रहनी है साथ साथ, ठीक है। तो किसी एक फ्लो में मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं डिफरेंट फ्लो में चल रहा हूँ, तो आप लोग किसी भी पॉइंट को स्किप ना कीजिएगा। कहीं पे भी कोई भी चीज मैं आपको समझा सकता हूँ, यहाँ पे ये है, ठीक है। क्वेश्चन 2 चैप्टर चैप्टर 2 में 3 क्वेश्चन आने हैं, 3 में 3 क्वेश्चन आने हैं, 4 में 2 क्वेश्चन आने हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में से जो क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन 3 में अगर मैं चलूं मैं 5 6 7 8 में, तो उसमें जो पेयरिंग चल रही है वो चल रही है 4 2 3 3 की। ये देखें, मतलब 5 में से 4 आने, 6 में से 2 आने, 7 में से 3 आने और 8 में से 6, मतलब 5 7 और 8 ये 3 चैप्टर्स कर लूं तो मेरे ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी पूरा हो जाएगा। ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से करने हैं। टेंशन ना ले, हर चीज को देखिएगा, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इजी रहना है। आपकी रिवीजन करवा रहा हूं, अगर आप 1 घंटा 1.5 अपनी वीडियो देख लेते हैं, आपके लिए पूरा स्केड्यूल रिवाइज हो जाता है, तो ये रिवीजन पक्की हो जाएगी इंशाअल्लाह आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्योंकि 9 क्वेश्चन आने हैं तो 3 क्वेश्चन हर उसमें से आने हैं। आप चैप्टर नंबर 9 10 कर लें, 10 11 कर लें, आप पे डिपेंड है। आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन 4 में से। अब 8 मार्क्स इसके, 8 मार्क्स इसके, 6 8 क्वेश्चन इसके, 8 इसके, 8 इसके, मतलब 16 प्लस 16 प्लस 9 44, 16 और 16 होता है आपके पास 32, ठीक है। और 32, सॉरी 16 16 32, आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, 9 और 6 है ना, हाँ। तो 8 8 16 32 और 6 12, हाँ ठीक है। और ये 12 नंबर का, सॉरी। तो टोटल 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है। 44 प्लस 17 इट मीन 61 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन 2 चीजों से है। और मेरा ज्यादा फोकस इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर होगा अगली सारी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। लेकिन ये भी याद रखें, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं उनके मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का इंतजाम किया हुआ है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा, एग्जांपल्स भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स को भी बताऊंगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट है जो आपने करने हैं अच्छे हाई मार्क्स अचीव करने के लिए इंशाल्लाह, ठीक है। अब बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9। आपको पता है कि सर 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने, मैंने 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो उस लॉन्ग क्वेश्चन के पहले में क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटे वो 2 3 चैप्टर में से आना है, 6 जो है वो 4 5 चैप्टर में से आना है, 7 जो है वो 6 और 11 चैप्टर में से आना, 8 7 8 में से आना है, और 9 9 और 10 में से आना है। ये बात याद रखनी है आपने इसमें। अब यहाँ पे मैंने आपको आगे जाकर बताऊंगा कि कौन सी पेरेंट स्कीम आपने करनी है जिससे इंशाल्लाह आपका न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये मैं अभी आपको आगे जाकर सारा डिटेल में डिस्कस करूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का, एमसीक्यूज का। तो आपने वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें। लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सी पेयरिंग इजी है, 2 3 4 5। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लें, आपको पता होगा कि सर के साथ 2 3 क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो इंटर में आपके पास जो थ्योरी पार्ट है 5 नंबर का होता है और 3 नंबर का न्यूमेरिकल पार्ट होता है। हर क्वेश्चन का आपको पता है ए बी पार्ट आना है। अब ए बी पार्ट में कतन ये मतलब नहीं है कि बी पार्ट न्यूमेरिकल है तो बी पार्ट इसी चैप्टर में से आएगा जी, 3 में से नहीं। 3 में से न्यूमेरिकल आ सकता है, 5 में से आ सकता है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि जी कौन सा चैप्टर किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से नहीं है। और एंड पे आपको कुछ स्पेसिफिक 12 से 15 लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा, अगर आप वो रिवाइज अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल और क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ताकि हर तरह के बच्चे के लिए आपके पास वीडियो हो। इसको मैक्सिमम आपने शेयर करना है। तो सबसे पहले आए आपको कुछ एमसीक्यूज बताता हूँ, एमसीक्यूज कैसे करने हैं और एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। आए पहले एमसीक्यूज को देखते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। अब अभी अगर आपने एमसीक्यूज को क्लियर करना है अपने टोटली तौर पे 17 मार्क्स के अगर एमसीक्यूज आपने सिक्योर करने हैं तो उन एमसीक्यूज को सिक्योर करने के लिए आपके पास ये जो एमसीक्यूज मैं आपको करवाने लगा हूँ इसको आपने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देखना है, डील करना है, समझना है, ठीक है। और इन एमसीक्यूज को बार बार रिवाइज करना है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना, एमसीक्यूज के पोर्शन को भी नहीं करना। मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, लॉन्ग भी डिस्कस करूंगा, हर चीज़ आपको समझाऊंगा ताकि पेपर में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स 100% मार्क्स अपने गेन कर सके। तो सबसे पहले आपके पास एमसीक्यू लिखा हुआ आ रहा है, वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर। जी वेंचुरीमीटर कौन सी डिवाइस है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज की जाती है? सर दिस इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज की जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद एक आपके पास आता है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज। क्या आपके पास एक प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? तो आपके पास प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो आपके पास क्या होती है उसको आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसके बाद इफ 20 वेव्स पास थ्रू द मीडियम इन 1 सेकेंड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड देन वेवलेंथ इज। अच्छा ऊपर वाले एमसीक्यू में ये ना कहेगा सर आपको आता नहीं है कुछ भी है, मुझे आता है, लेकिन आप लोग इसको खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके पास एक्चुअल फार्मूला है, रेंज वाला, फ्लाइट वाले, सारी चीजें उसमें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अब थर्ड एमसीक्यू आपके पास था, इफ 20 वेव्स पास थ्रू द मीडियम इन 1 सेकेंड स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड द वेवलेंथ इज। अगर 20 वेव जो है वो 1 सेकंड में पास थ्रू कर रही हैं और स्पीड उनकी 20 मीटर पर सेकंड है तो बताएं वेवलेंथ क्या होगी। अब आपको पता है वेवलेंथ निकालने के लिए मैं जाऊंगा फॉर्मूले v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के ऊपर, ठीक है। और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के लिए आपको जनरली तौर पर फ्रीक्वेंसी भी चाहिए उसमें, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको, अब फ्रीक्वेंसी कहां से निकालूं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा? ये जो 20 है मेरे पास वेव्स है, ये टाइम दिया हुआ, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी। तो 20 को आप डिवाइड करें, 20 को डिवाइड करेंगे हम 1 से तो ये मेरे पास आंसर आएगा 1 ही, ठीक है। और फिर जब लैम्डा फाइंड करूंगा तो लैम्डा आपके पास क्या आएगा? लैम्डा विल बी इक्वल्स टू एफ ओवर वी, ठीक है। हाँ एफ ओवर वी ओवर एफ सॉरी बनेगा लैम्डा आपके पास, वी ओवर एफ बनेगा लैम्डा आपके पास, ठीक है। तो जब v ओवर एफ लैम्डा आपके पास आएगा वहां वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा, क्योंकि मेरे पास स्पीड भी मीटर पर सेकंड में 20 थी, ये 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 20 आपके पास फ्रीक्वेंसी थी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा? डी आंसर आएगा, 1 मीटर आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास जनरली तौर पे नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ टॉर्क। इस टॉर्क की डायमेंशन आपने निकालनी है। टॉर्क का आपको यूनिट पता है कि एफ क्रॉस एल आपके पास टॉर्क इक्वल होता है एफ क्रॉस एल के। फोर्स का यूनिट आपके पास आ गया न्यूटन और लेंथ का यूनिट आपके पास आ गया मीटर। तो यहां से न्यूटन जो है वो आपको एक्चुअली आगे पता है कि 1 न्यूटन जो है वो इक्वल होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, जो कि फोर्स का यूनिट भी है साथ साथ वो, तो किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ms-2 और 1 मीटर ये वाला आपके पास ऐसे चीज आ जाएगा, ये वाला मीटर। तो किलोग्राम के लिए आप कैपिटल M लगाएंगे, ये M और ये M मीटर स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ml स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर के लिए ये आ जाएगा। तो D वाला मेरे पास क्या है? ये फोर्स मेरे पास D है, जो मेरे पास आंसर आ जाएगा डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या होती है। फिर इसके बाद अगर मैं देखता हूं कि सर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है इसको आपने देखना है। इनफिनिट होती है, 0 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन जो है वो एक्चुअली तौर पे लेस देन 1 होती है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 नहीं होती है। फिर 1 रेडियंट इज इक्वल टू, 1 रेडियंट का आपको पता है सर मेजर 1 रेडियंट इज इक्वल टू 57.3 डिग्री सेल्सियस। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। अब एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, इनमें से कौन सी वेलोसिटी जो है वो स्केलर है? तो इसमें एनर्जी आपके पास स्केलर, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है, फोर्स इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद m0 l0 t-1 रेफर्स टू अ क्वांटिटी। जी ये बतानी है डिमेंशन किसकी है। तो t-1 जो डिमेंशन मेरे पास आती है, अगर मैं देखूं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो फ्रीक्वेंसी का आपने देख समझा होगा कि f इज इक्वल टू 1/t। 1/t का मतलब ये है कि सर आपके पास टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल में है, तो टाइम जब ऊपर आएगा तो t बन जाएगा -1 का। t-1 का मतलब ये है मेरे पास t-1 आएगा, तो मेरे पास डिमेंशन किसकी है जी? फ्रीक्वेंसी की डिमेंशन ये है। तो वीडियो को पूरा देखते जाएं ताकि एमसीक्यूज क्लियर होते जाएं, और इंशाल्लाह इन्हीं में से हमारे पास एमसीक्यू 17 के 17 क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो आता है, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल देन इट्स पीरियड इंक्रीजेस। अगर लेंथ पेंडुलम की डबल हो जाती है तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन कितना इंक्रीज होगी ये मुझे बताना है कि सर हाउ मच टाइम लेंथ विल बी इंक्रीज। तो सर इट विल बी इंक्रीज 1.41 टाइम्स। ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे लिखा है कि सर इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इफ द मैस ऑफ, अगर लेंथ की जगह मैस आ जाएगा तो
जी, आपके पास फर्दर एमसीक्यूज आता है 10th एमसीक्यूज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। इसके आपके पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है अगर आपने नॉर्मल एडजस्टमेंट करनी हो तो दैट इज डेफिनेटली जो है दैट इज एफ ओ प्लस एफ ई, ये आपके पास जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है। फिर इसके बाद आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड इज एंगुलर इज कॉल्ड एंगुलर। हमें पता है कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी होता है, तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड की बात की जाएगी तो दैट विल बी डेफिनेटली विल बी वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी आपके पास होगा। इसके बाद अगर देखें ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू, इंपल्स जो है जनरली तौर पे वो आपको पता है कि सर इंपल्स होती है एफ क्रॉस टी, इंपल्स इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। तो एफ क्रॉस टी का मतलब ये है कि सर एफ का आपके पास यूनिट आ गया न्यूटन, ये आ गया न्यूटन आपके पास, ठीक है, और टाइम का यूनिट आपको पता है सेकंड होता है। तो हमने इसको 9th में भी पढ़ा था कि सर जो मोमेंटम है उसका एक यूनिट न्यूटन सेकंड भी होता है, तो इसका बेस्ट आंसर मेरे पास क्या आएगा, न्यूटन सेकंड आएगा। इसके बाद प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इट्स डेंसिटी। अगर डेंसिटी में बात की जाए तो किसी भी गैस का प्रेशर कैसे लिखा जाता है, किस टर्म में आइडियल गैस का प्रेशर, तो ये सी वाला आपके पास ऑप्शन आ जाना है। उसके बाद अगर आप चले तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर वर्क फोर्स मोमेंटम। तो किलोवाट आवर जो है बेसिकली किलोवाट जो है वाट में जो डिफाइन कर रहा है कि सर ये पावर है, तो मेरे पास इसका यूनिट क्या होगा, पावर होगा। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन एक्स जी प्लेन, अगर किसी पोजीशन वेक्टर की बात की जाए एक्स जी प्लेन में, अब हमें पता है एक्स पे होता था आई यूनिट वेक्टर और जी पे होता था के यूनिट वेक्टर, तो एक्स जी प्लेन इज गिवन बाय, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मेरे पास ये वाला सी पॉइंट, क्योंकि एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर आ रहा है और जी के साथ के यूनिट वेक्टर आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं द नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, अगर दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स हो, एंटी नोड्स का मतलब ये होता है जहां पे स्पेसिंग होती है, जहां से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कोई वेव है, ठीक है, एक मिनट में आपको वेव दोबारा ड्रा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास एक वेव है इस तरह की, ये एक वेव है, ठीक है, और एक ये वेव है। अब इसमें देखिए हमें पता है कि ये जो पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे दैट इज नोड, ठीक है, जहां से एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान एक ही नोड होता है, तो हमारे पास इसका आंसर ए वाला आ जाएगा। इसके बाद ब्रैगर्स इक्वेशन इज गिवन बाय, जो ब्रैगर्स इक्वेशन है जिसको हम ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं, वो गिवन बाय होती है। ये आपके पास लास्ट चैप्टर का एमसीक्यूज आता है। अब देखिए आपको यहाँ से पता चल रहा है कि किस किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो मैंने पेरेंट स्कीम में भी डिस्कशन की थी आपके साथ कि कौन कौन सा चैप्टर एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को देखते जाएं ताकि आपको ये चीजें समझ आती जाएं। तो ब्रैग्स इक्वेशन इज इक्वल बाय ये होती है 2 sin थीटा ओवर n लैम्डा के इक्वल, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज को हम लोग। फिर हमारे पास आता है जी एमसीक्यूज अगर बात की जाए, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय अ प्रोजेक्टाइल इज, एक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अटेन कब करता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। अभी प्रीवियसली भी आपने एक फॉर्मूला देखा था, उसमें फॉर्मूला क्या था, अब यहाँ पे फॉर्मूला दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसमें मेरे पास फॉर्मूला है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये आपके पास किसी भी उसकी मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात की जाए 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आता है, दैट इज 57.3, ठीक है, बेसिकली 57.24 समथिंग होता है, तो राउंड ऑफ करके ही आता है जी। प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल, कि अगर किसी लाइट के रास्ते के दौरान कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है तो बेंडिंग हो जाना, तो उस बेंडिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। 10th क्लास रिपल टैंक में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी, कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है आइडियल गैस के अंदर जब वो एब्सोल्यूट जीरो पे होता है तो क्या होती है, तो सर वो जीरो ही होती है। ट्रेवल टाइम ऑफ लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ इज, आपके पास लाइट का सन का अर्थ तक जो ट्रेवल टाइम है वो कितना, वो अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट 20 सेकंड्स तक का होता है। वीडियो को पूरा देखते हैं, स्किप ना करिएगा। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डॉग एयर इज, आपके पास डॉग एयर जो है सुनने के, कुत्ते की जो सुनने की हिस्सा है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है जनरली तौर पे, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो जनरली तौर पे 60 to 70 हर्ट्ज के दरमियान होती है। वैसे ये 40 to 60 हर्ट्ज के दरमियान होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हम 60 to 70 जाएंगे। अब यूनिट ऑफ टॉर्क इन एसआई यूनिट इज, अब टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, हमने अभी डिस्कस किया है। इसके बाद चलते हैं एट रेजोनेंस द ट्रांसफर एनर्जी ऑफ, रेजोनेंस के ऊपर आपके पास एनर्जी किस तरह कितनी ट्रांसफर होती है, तो हमें पता है एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर हो रही होती है। एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट, आपके पास एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन 35 to 40% होती है। फिर उसके बाद किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, अभी हमने पढ़ा कि सर ये पावर का है, पावर का है। डायमेंशन ऑफ रिलेशन एमसी स्क्वायर इक्वल्स टू, वो आपके पास एनर्जी का होता है, आपके पास क्वेश्चन भी गया हुआ है न्यूमेरिकल इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर।
तो MC स्क्वायर जो है वो एनर्जी आपके पास इक्वल है इसके। क्लियर हो गया ये पॉइंट। फिर इसके बाद 12 वाला देखते हैं हम लोग। 12 वाला MCQ देखते हैं। इफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज अलाउड टू फॉल फ्रीली इट्स पेरेंट वेट बिकम्स। अब आप में से 100% स्टूडेंट ये कहेंगे सर इसका जो वेट है वो 0 होगा। ऐसा नहीं है। अगर बॉडी 10 kg की बॉडी फ्रीली फॉल करिए तो उसका पेरेंट वेट 9.9 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली होता है, 0 नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। अप्रोक्सीमेटली तौर पर उसका जो वेट है वो 9.9 न्यूटन होगा या 9.8 न्यूटन होगा जो मैंने सर्कल किया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। बल्कि सॉरी इसका हमारे पास जो है वो 0 ही होगा, 0 ही होगा इसका। सॉरी 9.9 न्यूटन नहीं होगा, वो नीचे वाले आंसर था मेरे पास आया हुआ। सॉरी वो माय मिस्टेक हो गया। तो मेरे पास अगर एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसका अपेरेंटली वेट मतलब हवा में हमें कोई वेट फील नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी के अंदर किसी बॉडी को आप डिप कर देते हैं तो आपको उसका वेट जो है फील नहीं होता है। उसके बाद वो कहता है सर द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। ऐसा एंगल बताएं जिसमें उसकी मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल हो जाती है। तो दैट वाज एंगल 45 डिग्री का एंगल था जिसमें किसी प्रोजेक्टाइल की हाइट और रेंज इक्वल होती थी। हाँ ये था कि एट 10 मीटर हाइट टैंक इज फुल ऑफ वाटर अ होलो पेयर्स एट इट्स मिडल द स्पीड ऑफ फ्लक्स। कहता है कि भाई आपके पास एक पानी की टैंकी है, 10 मीटर की हाइट है उसकी और मिडल में उसके एक होल हो गया, तो उसका जो एफ्लक्स होता है जो आपके पास आउटर वो गिर रहा होता है, पानी जो बाहर आता है, ठीक है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, तो वो होगा 9.9 मीटर पर सेकंड के, ठीक है। अब इसको इसी तरह याद करें, एक्सप्लेनेशन का भी टाइम नहीं है आपके पास, आप इसको रिवाइज करते हैं इस चीजों को, ठीक है। हाँ लेकिन फिर भी आपके पास अगर 10 मीटर हाइट आती है तो आप इसको निकाल सकते हैं। मैं आगे डिस्कस करता हूँ जाके। द डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई इज इक्वल टू, हर हमें डेफिनेटली पता है डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। आई डॉट सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट का डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर डिस्कस करते हैं हम लोग तो आपके पास आता है बीट्स कैन बी हेड बाय अ मैन व्हेन डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन। एक इंसान बीट्स को सुन सकता है अगर उसका जो डिफरेंस है वो कितना हो, मोर देन कितना हो। तो ये 3 हर्ट्ज, 9 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज या 16 हर्ट्ज है तो ये डेट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 हर्ट्ज तक उसका डिफरेंस होना चाहिए, तो वो बीट्स को सुन सकता है। फिर उसके बाद की अगर बात की जाए आपके पास एमसीक्यूज में, तो द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस फॉर नॉर्मल आई इज, एक इंसान का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए किसी चीज को देखते हुए, तो आप सबको पता है 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए वो बेसिकली तौर पे, ठीक है। 25 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आता है अ बॉडी कंप्लीट्स 5 रेवोल्यूशंस इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडीज। कहता है एक बॉडी 5 रेवोल्यूशन एक सर्कुलर पाथ में कंप्लीट करती है 5 सेंटीमीटर में। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, आपने बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज आता है कि सर अगर एक बॉडी 5 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है 5 सेंटीमीटर के अंदर तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखें 5 रेवोल्यूशन में 5 सेंटीमीटर में ही है, उसका रेडियस है, तो उसका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, ठीक है। फिर हाउ मेनी सैटेलाइट्स कैन ट्रैक यूर स्विच ऑन मोबाइल फोन लोकेशन। मेरा तो वैसे बुक में आई थिंक सो 13 होगा या 14 होगा, वैसे ये 12 से ऊपर ही होती हैं आपके पास जो है ना, जो आपके मोबाइल की लोकेशन जब मोबाइल ऑन हो तो देख सकते हैं सैटेलाइट्स। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूडनल रेस कौन सी प्रॉपर्टी नहीं रखती, आपके पास पोलराइजेशन नहीं रखती लॉन्गिट्यूडनल रेस, ये आपको पता होगा। ये पहले मैंने निशान लग गए थे मैंने, लेकिन हुआ एक था कि वॉइस जो है ना वो नहीं आई थी, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था तो इसलिए ये निशान लगे हुए हैं, तो इससे परेशान नहीं होना। एमसीक्यूज को पूरा देखते जाएं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर में से हमने मैक्सिमम एमसीक्यूज को करना है। जैसे पेरेंट्स के में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था आपसे, उसके बाद भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि 11th और 12th में सबसे ज्यादा मसला आता है एमसीक्यूज का कि एमसीक्यूज कहाँ से करें कैसे करें। तो फिर पूरी वीडियो को देखते जाएं और एंड पे भी आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा। यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास केल्विन होता है जी। आपने इसकी डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन V/V माइनस US ओवर 1 ओवर लैम्डा, ये डॉपलर इफेक्ट में कहीं पढ़ा होगा आपने। अब देखें ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, मतलब इनकी डायमेंशंस खत्म हो जाएंगी। अब रह जाएगा सिर्फ 1 ओवर लैम्डा, और लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ में यूनिट होता है मीटर। तो मीटर के लिए जो हमारे पास आता है, तो मीटर जो है हमारे पास m-1 आएगा क्योंकि 1 ओवर l है, तो m-1 मतलब l-1 आएगा। इसके बाद आपके पास आता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 373 केल्विन के ऊपर। वैसे तो स्पीड 388 389 तक होती है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हम 391 मीटर पर सेकंड तक इसको यूज कर सकते हैं। आगे कहता है रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज 30 न्यूटन 15 न्यूटन एक्टिंग ऑन बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन। कहता है 30 न्यूटन 50 न्यूटन की 2 फोर्सेज हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही हैं। रिजल्टेंट क्या होगा, तो सर डेफिनेटली 20 उसका रिजल्टेंट होगा। इसके बाद आपके पास आता है
अगर पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये है कि ये बॉडी की मेन पोजीशन है और ये बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशन है, तो पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है और मीन पे होता है तो काइनेटिक होती है। फिर आगे कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/डेंसिटी इज, डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर आ रहा है ना, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो इट मींस आपके पास वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। ऑल द फूड वी ईट इन वन डे, कहता है जी एक दिन में जितनी आप खुराक खाते हैं उसको अगर लीटर ऑफ पेट्रोल एनर्जी में मेजर किया जाए तो कितनी होगी, 1.66। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास है। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आने जो बार बार आ रहे होंगे, तो स्किप नहीं करना वीडियो को, तो हम उसे देखते रहें बस आप लोग और वॉच करते हैं। आगे कहता है द डायमीटर ऑफ मिल्की वे इज इन द ऑर्डर ऑफ, वैसे तो होता है 10⁻17 किलोमीटर्स, लेकिन क्योंकि मीटर्स में तो 10⁻20 मीटर्स का होता है, तो आपको किलोमीटर्स और मीटर दोनों में आना चाहिए। किलोमीटर्स में 10⁻17 किलोमीटर होता है। आगे कहता है एंगुलर स्पीड ऑफ 1 आवर हैंड मैकेनिकल वॉचेस, ये 2 पाई रेडियन आर होती है। ठीक है, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बहुत, ये उसमें लिखा होगा इन्फॉर्मेशन के अंदर। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्ट इज मैक्सिमम, हाँ जी, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कब होता है प्रोजेक्टाइल का, तो जब उसका एंगल जी 45 डिग्री का एंगल होगा तो मैक्सिमम टाइम लगेगा फ्लाइट के अंदर उसको। अच्छा जी, कहता है जी 2 मीटर का, हाँ 2 मीटर का टैंक है और उसके ना मिडिल में एक होल अपीयर होगा, तो बताएं फ्लेक्स की स्पीड क्या होगी। इसी तरह का आपने एमसीक्यूज पहले भी देखा था जिसमें उसने कहा था 10 मीटर हाइट है, तो उसमें 9.9 था और यहाँ पे आंसर 4.47 मीटर पर सेकेंड आएगा आपके पास। ठीक है, फिर नेम द क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी बतानी है इसमें से कौन सी है आपको पता है, खुद जल्दी से लगा लें इसको। ठीक है, 20 वेव्स पास थ्रू द मीडियम इन 1 सेकंड, फ्रीक्वेंसी बतानी है 20 वेव्स पास थ्रू करनी है 1 मिनट के अंदर, तो 20 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर 20 आ जाएगा। अच्छा जी, मैग्निफिकेशन क्या है जी, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज जब फॉर्म होती है तो मैग्निफिकेशन क्या होती है आपके पास, वो आपके पास है जी d/f, ये d/f आपके पास मैग्निफिकेशन होती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो फिर कहता है जी 2 SHM हैविंग डिस्प्लेसमेंट, 2 SHM है जी जिनका डिस्प्लेसमेंट x1 ये है x2 ये है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा इनका, तो पाथ डिफरेंस इनका जनरली तौर पे आपके पास होगा जी, अल्लाह को भला करे, π/4 का पार्ट डिफरेंस इनके दरमियान होगा, λ/4 जिसको मैं कहता होता हूँ अपनी जुबान में। ठीक है, λ/4 का पार्ट डिफरेंस होगा अगर दोनों के दोनों की क्वांटिटी जो है वो ये है। ठीक है, फिर कहता है जी पार्टिकल ऑफ 1 kg मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एक्टिंग अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन आफ्टर 5 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स, कहता है जी एक पार्टिकल मूव कर रहा है 1 kg मास का है, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है उसकी, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, 5 सेकंड ट्रैवल करता है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो सर F = ma का फॉर्मूला लगा के एक्सेलरेशन निकालूंगा, एक्सेलरेशन निकालने के बाद जब मैं फाइनल वेलोसिटी vf निकालूंगा ना, vf उसके लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे vf = vi + at, तो आपके पास आंसर आएगा 55 मीटर पर सेकंड का। ये आपके पास द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न विद द अल्टीमेटर्स इज कंपोज, हाँ जी अल्टीमेटर्स कंपोज जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स करती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा और पार्टिकल में से एक है, ये आपको याद बता देता हूँ मैं पहले से ही। फिर द टाइम इंटरवल बिटवीन नॉर्मल हार्ट बीट इज, ये आपके पास होगा 0.8 होता है ये, तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8×10⁻1 आ जाएगा। उसके बाद अगर कहते हैं जी इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस, तो ए क्रॉस विल बी, अच्छा ए ये है और बी ये है। अब आपको पता है कि सर अगर ए क्रॉस ए डॉट बी निकालूंगा, ए डॉट बी का मतलब है आई डॉट जे आएगा, तो आई डॉट जे = 0 होता है, तो वो 0 होगा तो पूरा वेक्टर 0। मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मशहूर क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा देख के बगैर आंसर लगा देना 30 डिग्री का। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज इक्वल टू, कहता है अगर कोई बॉडी नीचे गिरी है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, वो किसके इक्वल होगा सर, उसके वेट के इक्वल होगा। फ्री फॉल बॉडी के अंदर 2 ही चीजें वर्क कर रही होती हैं, वेट पर कर रहा होता है या रिटार्डिंग फोर्स वर्क कर रही होती है। अ टिपिकल रॉकेट इजेक्ट्स द बर्न गैसेस, अच्छा 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with same kinetic energy, the ratio of their linear momentum are, इनके linear momentum की रेशियो क्या होगी हमने बतानी है, तो इनके linear momentum की रेशियो होगी जी 1:2 होगी, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। When a body moves in a circle, its linear velocity always change, बॉडी अगर लीनियर वेलोसिटी से मूव करी सर्कल में तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, स्पेसिफिक तौर पे जब वो मैक्सिमम पॉइंट से जाके मिनिमम पे वापस आएगी, मतलब 90 से 180 पे जाएगी, 270 से 360 पे आएगी, इस तरह। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू, वैसे तो वो होती है ½ I मेगा-स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है तो आपको डायरेक्ट तौर पे इसको याद रखना है। विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस, वो आपके पास होती है 0.019 × 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कहता है हैवीली डैम्प सिस्टम हैव अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व इन,
हाँ जी, किस में? एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ के अंदर हम जब देखते थे ना, हमने जब वो देखा था कि सर वो एक ऐसा ग्राफ था, फिर वो यूं फिर लाइंस छोटी होती जा रही हैं, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ था जिसके अंदर आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। फिर कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव डू नॉट एग्जिस्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा कि सर लॉन्गिट्यूडनल वेव जो मेरे पास हैं वो पोलराइजेशन नहीं रखती हैं, और इसके ऊपर बैट जो अपनी फूड फाइंड करती हैं वो इक्वलेशन के प्रोसेस से कर रही होती हैं फूड फाइंड। ठीक है, इक्वलेशन का दूसरा एमसीक्यू आ गया ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्या नाम है इसका of wave nature of light was produced provided in 1801 by experiment the Huygens principle। हाइजेंस ने भी इसको एक्सप्लेन किया है, थॉमस यंग ने भी इसको एक्सप्लेन किया है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से दोनों कौन सा करेक्ट है। तो ये मैं आपके एमसीक्यूज की साथ साथ रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सारे एमसीक्यूज क्या थे। आपने अगर पूरा साल पढ़ा है तो आपको पता चले। अब द डायमीटर ऑफ द कोर ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंटिस फाइबर इज, वो आपके पास 40 to 50 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक होता है, तो हम 50 माइक्रोमीटर ही इसको लगाएंगे। कहता है द टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ हीट इंजन इज एब्सोल्यूट जीरो, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन शुड बी। कहता है अगर आपके पास जो सिंक का टेम्परेचर है हीट इंजन का वो जीरो हो जाए तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितनी होनी चाहिए? सर 100% होनी चाहिए, फिर ही आपका एब्सोल्यूट जीरो हीट इंजन पे आ सकता है। अगर कहता है रेशियो ऑफ सीपी और सीवी में अगर डायटोमिक गैस लगा दीजिए, हमने पढ़ा था सीपी और सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर डायटोमिक गैस तो डायटोमिक में 1.40 आता है, अगर मोनोटोमिक होगी तो 1.29 आएगा। ये बात को याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं तो हमारे पास आता है जी, अल्लाह आपका भला करे। तो हमारे पास आता है सबसे पहला क्वेश्चन, इन कोलिनेटर द रेज कमिंग आउट ऑफ द लेंस आर पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड स्लिट इज। हाँ जी, कहता है कि आपके पास जो कोलिनेटर है रेज कमिंग आ रही होती है लेंस से वो पैरेलल हो जाएंगी अगर डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड स्लिट, हाँ स्लिट और लेंस के दरमियान डिस्टेंस क्या हो, इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अगर लेंस की फोकल लेंथ इक्वल हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर आपको पता है 1/2 mr स्केयर होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करूंगा डेफिनेटली तो पे एक्सेलरेशन ही आएगा ना मेरे पास भाईजान है। और फिर इसके बाद कहता है वेव ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ रेड मीडियम। एक वेव डेंसर मीडियम से जा रही है, मतलब ये टोटल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट था। डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकराती है, वापस अपनी पहली पोजीशन में आती है तो 180 चेंज उसमें आता है, 180 डिग्री का हमें याद है। 1 टॉर्स इक्वल्स टू हाउ मैनी 133.3 पास्कल्स का होता है भाईजान। कहता है इन मेजरमेंट 800,000 kg ऑफ द स्केल हैज द लीस्ट काउंट ऑफ 10 kg द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कहता है कि एक चीज आपने मेजर की है 8000 kg, लीस्ट काउंट 10 kg, मतलब वो 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेटली कर सकते हो, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 kg के हों। फिर फर्दर उसने मुझे कहा जी कि एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन हैज एफिशिएंसी। आइडियल रिवर्सिबल जो हीट इंजन होती है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है जी, तो वो एफिशिएंसी मेरा ख्याल है जो डिपेंड करती है ना वो 100 डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, वो हाईएस्ट नहीं होती है, ना ही 100% हो सकती है। और पर कहता है एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये मेरे ख्याल का मतलब होता है कि एग्जैक्ट आंसर ये है, ये मेरी भाई याद रखना। अच्छा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट जब होता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल क्या होता है सर 90 डिग्री। ऐसी बात है, हाईएस्ट पॉइंट तभी आएगा ना जब आपके पास 90 डिग्री होगा। ओके, क्या हो गया। तो उसके बाद फर्दर मुझे कहता है माइकल सेंस इंटरफेरोमीटर आपने देखा था, उसमें 2 ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है मिरर का वो कितना होता था, वो मुझे पता था भाई λ/2 का होता है, मुझे पक्का याद है। माइकल सेंस इंटरफेरोमीटर के अंदर हमने पढ़ा हुआ ये। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री यूनिट, स्टे रेडियन और रेडियन। ये बेचारे 2 गरीब के बाद हमने पढ़े थे स्टे रेडियन और रेडियन को। ठीक है, आगे कहता है एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्पेसिफाइड इन एसएचएम। अगर थीटा और ओमेगा दोनों जो हैं इक्वल हैं तो ये एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या स्पेसिफाई कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट, बोर्ड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी डिफाइन कर रहा था और डायरेक्शन भी डिफाइन कर रहा था बेसिकली थीटा मुझे कहता है द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 फोर्सेस इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्सेस, द एंगल बिटवीन द फोर्स इज। तो 120 डिग्री का एंगल होगा अगर 2 इक्वल फोर्सेज जो हैं 2 इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेज से मिलती हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को याद रखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आगे मैंने रखे हुए हैं, इसलिए आपको पूरी वीडियो को बाद साथ साथ वॉच करना है, हौसले से वॉच करना है, तुम लोगों ने बस मोबाइल पे देखना ही है। इफ द सोर्स एंड सिंक आर द सेम टेम्परेचर देन द नेट चेंज इन एंट्रोपीज। अगर सोर्स और सिंक सेम टेम्परेचर पे होंगे, हमेशा याद रखें सोर्स और सिंक सेम टेम्परेचर पे नहीं हो सकते।
आगे कहता है अकॉर्डिंग टू डोपलर इफेक्ट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ शो। जब आपके पास एक स्टार अर्थ की तरफ आ रहा होता है तो भाईजान ब्लू शिफ्ट होती है उसकी, ठीक है ना। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट इज डबल, कहता है अगर स्पेसक्राफ्ट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो ग्रेविटी 4 टाइम्स हो जाएगी सर, ठीक है। ये 2 मेगास के जी वाले के फॉर्मूले से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एज अ फूड वी ईट इन द डे हैज अबाउट द सेम एनर्जी, कहता है जितनी एनर्जी या फूड आप खाते हैं अगर डे के अंदर देखा जाए तो कितने लीटर ऑफ एनर्जी होगी। अब ये यहाँ पे पहले याद है आपने 1 लीटर ऑफ पेट्रोल पड़ा था, अब यहाँ पे हाँ 1/2 लीटर पेट्रोल है, 1/3 है या 1/5 है, ठीक है। इसको आपने खुद से सिक्योर करना है इस एमसीक्यूज को, कुछ चीज़ें खुद तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि तुम लोग पेपर की तैयारी डन कर चुके हो, तुम्हारी रिवीजन चल रही है, ठीक है। जी, एमसीक्यूज़ आप लोगों ने वॉच कर लिए। एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताए हैं कि कौन-कौन से एमसीक्यूज़ आपने करने हैं। कुछ एमसीक्यूज़ मैंने आपको दिखा दिए हैं, कुछ मैं इंशाल्लाह लेक्चर की इसी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करूँगा लिंक्स को, तो उसमें भी जाके एमसीक्यूज़ को आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब बारी आती है शॉर्ट क्वेश्चंस की, के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, कि कौन-कौन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पहला पॉइंट मैं बता दूँ कि जितने भी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को करें। पूरी बुक 11 के 11 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को इजीली करें। उसमें से मैक्सिमम मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। याद रखें 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, उसमें मैं बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से करने हैं हमें। करना तो ओवरऑल है, लेकिन इस टाइम आपको सब कुछ याद हो चुका है, तो अब जो इंपॉर्टेंट है उसको आपने रिवाइज करना है। तो ये आपके पास गेस है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके 85 में से 85 मार्क्स इंशाल्लाह आ सकते हैं। इस पूरी वीडियो को आप देखते रहे, आपको समझ आती जाएगी चीजों की। अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ ना, तो चैप्टर 1 की सारी डेफिनेशंस करिएगा। कोई डेफिनेशन चैप्टर 1 की आपने नहीं छोड़नी है, ठीक है। चैप्टर 1 हमें याद कह रहा हूँ आपको, चैप्टर 1 की सारी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से करें, अच्छे तरीके से उसको सोल्व करें। चैप्टर 1 जो कि मेजरमेंट्स का था। अच्छा, चैप्टर 1 के अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, जो खास तौर पे एक्सरसाइज के हैं, डेफिनेशन क्योंकि सारी करनी है आपने, लेकिन आपके पास जो एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में करें 1 2 3 6 7 8 9, 1.1 1.2 1.3 1.6 1.8 और 1.9। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन तमाम क्वेश्चंस को करिए। 1.7 भी इसमें इंक्लूडेड है। ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें इन शॉर्ट क्वेश्चंस को, ठीक है। ये चैप्टर 1 के लिए मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन के सिनेरियोस के अंदर। अगर चैप्टर 2 की बात करूं, तो चैप्टर 2 की डेफिनेशंस को आप लोग देख लीजिएगा। मैं वर्बली तौर पे बता रहा हूं आपको। उसमें आप लोग करें वेक्टर करें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम करें, रिजल्टेंट वेक्टर करें, नल वेक्टर करें, यूनिट वेक्टर करें, इक्वल और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर करें, और इक्विलिब्रियम और टॉर्क की डेफिनेशंस को लाजमी करें, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चंस की, फिर इसी चैप्टर की, चैप्टर 2 का अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट बात करूं मैं, चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए जो कि एक्सरसाइज के होते हैं, उसमें 2 4 8 11 20 21, 2 4 8 11 20 और 21, 2.2 2.4 2.8 2.11 2.20 2.21, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 के अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग वाली साइड पे बाद में आता हूँ, पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपने करने हैं ताकि आप लोग कर सके। चैप्टर 3 की बात करते हैं, तो चैप्टर 3 की डेफिनेशन में भी सारी डेफिनेशन को आपने पढ़ना है, जिनमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट करें, वेलोसिटी करें, एक्सेलरेशन करें, फोर्स, इम्पल्स करें, मोमेंटम करें, इलास्टिक कोलिजन करें, और प्रोजेक्टाइल मोशन की करें। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, आपके पास वो आ सकती है, ये लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आपसे डिस्कस किए जाए, तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में आप करें क्वेश्चन 1 2 6 7 9 और 13। चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन करना है 1 3 1 4 5 6 7 1 4 5 6 7 9 10 11 12। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के, जिनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो हैं, इनको अच्छे तरीके से करें। 1 2 6 7 9 13, सॉरी, चैप्टर 1 2 6 7, और चैप्टर 1 2 नहीं, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 2
6, 9 और 13 ये आपके पास चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनको अच्छे तरीके से डन करें, अच्छे तरीके से डील करें इनके साथ, अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करते जाएं, वीडियो को वॉच करते जाएं, आगे आगे देखें। आपको मैं और चीजें आसान आसान बताऊंगा इंशाल्लाह। आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवा देनी है, पूरी इंपॉर्टेंट चीजें समझा देनी है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। चैप्टर 4 की अगर बात करूं, जो कि वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर है, तो वर्क एंड एनर्जी में से क्या करना है मुझे डेफिनेशन में बता देता हूँ। डेफिनेशन में करें, वर्क की करें, वर्क की करें। उसमें चैप्टर 4 में एक प्रूव आता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूव आता होता है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये प्रूव करें, ठीक है। फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है वो पूछ लेता होता है कभी कभी वो आपसे। और सेल्टस डक क्या है, साल्टस डक, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास हो सकती है। इसको अच्छे तरीके से डन करिएगा, ठीक है। उसके बाद की अगर बात की जाए, ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊं, तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 2, 4, 5, 7, 8, 9, क्वेश्चन 2, 4, 5, 7, 8 और 9, मतलब क्वेश्चन 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 और 4.9, ये एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ठीक है। ध्यान से बातों को सुनते जाएं, उसको रिवाइज करते जाएं, बुक साथ ओपन करें, वहां निशान लगाते जाएं साथ साथ। चैप्टर 5 की अगर बात करूं, चैप्टर 5 की डेफिनेशन में दो तीन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बता देता हूं, अदरवाइज आप सारी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। एंगुलर मोमेंटम कर लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कर लें, ऑर्बिटल वेलोसिटी कर लें। ये डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, इनको आप कर लें। और इस चैप्टर के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 3, 4, 5, 9, 10, 11 और 13 चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने ही करने हैं, मस्ट करने हैं। इनमें से किसी चीज को ना छोड़िएगा, काइंडली सारों को अच्छे तरीके से करिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर, देखिए आपने पूरा साल प्रिपरेशन की है, पूरे साल आपने स्ट्रगल किया है, तो अब आपका टाइम है कि आप इसको 100% स्ट्रगल पे ले जाएं, पीक पे जाके काम करें, 2 दिन लगा दें, फिर इसको उड़ा कर रख दें। देखिए इंशाल्लाह आपका मजा आएगा आपको पेपर करने में इस बार। फिर चैप्टर 6 आपके पास फ्लूइड डायनेमिक्स का आता था। तो फ्लूइड डायनेमिक्स के जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसमें विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, ड्रैग फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी और लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने देखा है 5 चैप्टर्स में बहुत ज्यादा दफा आए हुए हैं। तो इनको लाजमी करना है, लाजमी लाजमी करना है इनको शेयर, ठीक है, और सोल्व करना है इसको, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की भी बारी आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, मैं समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखते जाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, और इसको शेयर भी कर दें दूसरों के साथ, अपने बाकी फेलोज को भेजें, स्टूडेंट्स को भेजें, क्लास फेलोज को भेजें। इंशाल्लाह इसमें से 100% गारंटी मार्क्स की हमें आएगी। तो अगर चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊं, तो 3, 6, 8, 9, 10 चैप्टर 6 में 3, 6, 8, 9 और 10 ये इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के। याद रहे, अभी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हो रही है, अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और थ्योरी की बात समझानी है तुम्हें, और कुछ और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी, क्वेश्चंस भी बताऊंगा तुम्हें। आप लोगों को मैं तकरीबन कुछ 10 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा, 10 से 12, 15 क्वेश्चन बताऊंगा, कि जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे इस बार। लॉन्ग क्वेश्चन 12 से 15 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके लिए संभाले हुए हैं, कि ये मैंने आपको बताने ही बताने हैं, ठीक है। तो उसके बाद चैप्टर 7 की बात की जाए, तो चैप्टर 7 में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सुन लें मेरे से। वो डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम मैथ सिस्टम। इसका मतलब कहने का ये है, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज कब होगा, और अगर उसका बॉब मैथ डिफरेंस कर दें क्या होगा, ये इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। डैम्पिंग डैम ऑसिलेशंस हो सकती है, ठीक है, और शार्पनेस रेजोनेंस भी हो सकता है। अच्छा, अगर इसमें प्रॉब्लम्स की बात की जाए, प्रॉब्लम्स, ये तो न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं मैं। अभी शॉर्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं, तो इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 चैप्टर 7 1 से लेके 5 तक, बल्कि 6 तक, फिर 8, 9, 10, 11 और 13, ये इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 11, 12 भी आएगा बल्कि इसमें, 11, 12, 13 ये चैप्टर 7 के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास चल रहे हैं, ठीक है। इनको करते जाएं, साथ साथ बुक पे मार्क करें, रिवीजन करते जाएं, साथ साथ देखते जाएं, आपके दिमाग में फिरकी घूमती जाएगी कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं, ठीक है। हमने इसको अच्छे तरीके से पास करना है इस बार, हमें फिजिक्स में कोई भी कसर नहीं छोड़नी। चैप्टर 8 वेव्स में चलते हैं।
वेव्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आप लोगों को। उसमें देखें, फोर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड बताइएगा क्या हो सकता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताएं, डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, और बीट्स, नोट, एंटी नोट फ्रीक्वेंसी, ये चीजें आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। चैप्टर 8 के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते चले तो आपके पास आता है 8.1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 और 11 चैप्टर 8 में से आपने करने हैं। इससे पहले मैंने पेरेंट स्कीम आपको एमसीक्यू करवाने से पहले पेरेंट स्कीम समझाई थी, कौन से आप मैं चैप्टर्स को ग्रैप्स कर रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, किन में से कितने आ रहे हैं। तो पूरी वीडियो को देखना है आपने, तभी आपको ये सारा कुछ समझ आएगा, नहीं तो आप एक भी पॉइंट मिस कर जाएंगे, आपका पूरा का पूरा पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ लिंक किया हुआ मैंने, हर चीज दूसरी लिंक चीज के साथ लिंक्ड है मेरी, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स पे चलते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स क्या समझाता है, फिजिकल ऑप्टिक्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझ लीजिएगा। हाइजेंस प्रिंसिपल को करें, इंटरफेरेंस की कंडीशन बताएं क्या होती है, पोलराइजेशन भी बताना है, और ब्रैग्स इक्वेशन जिसका आपने क्वेश्चन भी किया था, तो ब्रैग्स इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं 1, 3, 6, 9, 10 और 11। 1, 3, 6, 9, 10 और 11, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस मैं आपको अपने एनालिसिस से, पास्ट पेपर से और मैक्सिमम चांसेस जो आने के हैं उनसे देख के बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि हम जब ये कर लेंगे तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि मेरे को क्वेश्चन रह जाए। जो बच्चा ये वाले गेस्ट पेपर्स को कर लेता है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेता है, मैं इसको कैसे नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जी इन क्वेश्चन को जो बच्चा तरीके से प्रिपेयर कर लेता है इंपॉर्टेंट आपको कर लेता है, तो इंशाल्लाह उसके पास 85 पूरे मार्क्स उसके आ सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में 2 चैप्टर्स हमारे पास रह गए हैं, जिसमें चैप्टर 10 है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सुन लें मेरी बात को, वो आपके पास आएगी। मैग्नीफाइंग पावर, लीनियर एंगुलर रिजॉल्विंग, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और लॉसेस ऑफ पावर, ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसी इसके जो है हो सकती हैं डेफिनेशंस, ठीक है। आवाज अगर मेरा अगर जल्दी मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि सारी चीजों को सम अप कर सकूं जल्दी से आपके लिए, ठीक है। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास है इसके इंपॉर्टेंट 3, 4, 6, 7, 10 और 11। 3, 4, 6, 7, 10 और 11, और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके पास आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो लास्ट चैप्टर की याद रखें, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको सीपी और सीवी का पता होना चाहिए, और रिवर्सिबल इंटरवर्सिबल प्रोसेसेस पता होने चाहिए, और एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या थे वो पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर इसमें हम लोग बात करें इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं तो यही कहूंगा इसके एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। वैसे बता देता हूँ आपको, आप 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12 और 13 ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को करें, ताकि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। तो ये मेरा सारा शॉर्ट क्वेश्चन का सिनेरियो समझाया कि शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आने, किस किस तरह आने हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात होती है खत्म। एमसीक्यूज क्लियर करवाए मैंने आपको, एमसीक्यूज को बता दिया, कुछ एमसीक्यू शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया, अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले ये समझना है किस चैप्टर के कौन कौन से थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मैंने जैसे पहले कहा कि 15 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो आप कर लेंगे तो आपका पेपर पूरे का पूरा हो जाएगा। तो अभी उसको करते हैं हम लोग। जी, तो अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की। पेयरिंग्स की मैंने बताई थी कि लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 6, 11, 7, 8 और 9, 10 ये चैप्टर्स है पेयरिंग के लिहाज से। अब आपको कौन सी पेयरिंग चूज करनी चाहिए, कौन सी पेयरिंग को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए और आपके लिए अच्छी रहेगी, मतलब आपको समझने में आसानी होगी, आपको उसके क्वेश्चन करने में आसानी है। आप क्या करें, आप क्वेश्चन नंबर अगर 5 करना चाहते हैं तो उसके लिए चैप्टर 2, 3 करें, 4, 5 करें। ये दो क्वेश्चंस की पेयरिंग बहुत अच्छी है। अब इसके बाद जो 2 क्वेश्चंस हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए, चैप्टर मैंने कहा है आपको 2, 3 करें, चैप्टर 4, 5 करें। अब उसके बाद आपके पास 2 पेयरिंग की चॉइस है, 6, 11 कर लें या 7, 8 कर लें। आप इन दोनों में से कोई 2 चैप्टर कर लें, 6, 11 कर लें या 7, 8 कर लें, ठीक है। 6 और 11 मैं कहूंगा आपके पास अगर ये 3 पेयरिंग्स करते हैं तो ये 3 पेयरिंग्स बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को समझ आ जाती है। तो ये 3 पेयरिंग्स को इजीली कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 2, 3 और ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4, सॉरी क्वेश्चन 5, 6, 7
ये 3 पेयरिंग्स को अटेम्प्ट करें, नहीं तो 6 के बाद 7 8 वाली पेयरिंग को अटेम्प्ट करने आपके पास इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई 9 10 को भी करना चाहता है उसमें भी इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ये पेयरिंग मैंने आपको बताई कि ये पेयरिंग इजी है, इसमें से कर ले। अब इन पेयरिंग में मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और इन पेयरिंग में न्यूमेरिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि हम कौन से न्यूमेरिकल्स को करेंगे जिससे हमारे पास जो है इसका मसला हल हो जाए और न्यूमेरिकल्स भी इजीली डन हो जाए, और कौन से थ्योरी क्वेश्चंस हमने करने हैं कि हमारे पास थ्योरी के क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से निकल जाए। और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस का भी बताना है जो मैंने आपसे पहले ही कहा है। देखिए चैप्टर 1 तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता ही नहीं है, तो चैप्टर 1 को हम सिलेक्ट ही नहीं करते लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसलिए हमने चैप्टर 2 से स्टार्टअप लिया है। चैप्टर 2 के स्टार्टअप के लिए अगर थ्योरी में बताऊं तो उसमें सबसे पहले आपके पास याद है एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, addition of vectors by rectangular components, addition of vectors by rectangular components, कि आपके पास हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के एडिशन करते थे, ठीक है, जिसमें प्रोबेबली तौर पे आपको याद होगा कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर हम क्या करते थे, एक वेक्टर ये सिलेक्ट किया होता था, एक ये वेक्टर सिलेक्ट किया होता था, ठीक है, फिर इन दोनों वेक्टर्स को हम रिजल्टेंट जोड़ते थे, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर्स को ड्रा करते थे हम लोग जनरली तौर पे। ये थोड़ा वेक्टर हमारे पास टेढ़ा होता था, ठीक है, ये वेक्टर्स कुछ इस तरह का होता था, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ड्रा करते थे, ये परपेंडिकुलर ड्रा करते थे हम लोग, और ये हम लाइन इसके साथ इस तरह मिलाते थे। और इसमें फर्दर हम ये करते थे कि सर आपके पास ये एक्सिस है जिसको हम कहते थे ये ए एक्स है, ये बी एक्स है, ये ए वाई है, ये बी वाई है, ठीक है। तो ये आपके पास है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला, जिसमें फिर आपने क्या करना होता था, रिजल्टेंट निकालना होता था। आर एक्स निकालते थे, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स वाला निकालते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप आर वाई निकालते थे, ए वाई प्लस बी वाई निकालते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे, टोटल रिजल्टेंट निकाल लेते थे। टोटल रिजल्टेंट हमने लिखा होता था आर एक्स प्लस आर वाई, उसके अंदर इन वैल्यूज को पुट करते थे विद देयर रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स के साथ, कि ए एक्स आई प्लस बी वाई जे और ए एक्स ए वाई आई प्लस बी वाई जे, उसके साथ आप अटेम्प्ट करते थे। और ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक होता है। मैंने थोड़ा सा आपको माइंड मैप दिया है कि ये क्वेश्चन कैसे करना होता था हमें। उसके बाद अगर बात की जाए आपके पास इसके बाद के क्वेश्चन की थ्योरी में, तो उसमें वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट्स, वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट्स। तो वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट्स में उसने आपको समझाया था कि सर आपके पास अगर वेक्टर है और स्केलर है, जिसमें याद हो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट हम कहते थे डॉट प्रोडक्ट, जिसमें आपने a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा लिखा हुआ था। वेक्टर प्रोडक्ट में जिसको आप कहते थे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में आप लिखते थे a क्रॉस b इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा विद एन यूनिट वेक्टर, और फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखते होते थे कि सर ये कम्यूटेटिव होगा, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, और इसमें आपके पास जो है यूनिट वेक्टर्स दिया होंगे, आई डॉट आई क्या होगा, जे डॉट जे क्या होगा, के डॉट के क्या होगा। यहाँ पे आप करते थे आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के क्या होता। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स करते थे हम, इसके सेल्फ वेक्टर को देखते थे, और एंड पे हमने क्रॉस वाले, इतने याद है आपको बात, डिटरमिनेंट के लिहाज से वेक्टर फाइंड करना शुरू किया था ए क्रॉस बी करके। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट जो है दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके पास जो आपको करने ही करने हैं। इसमें से इंशाल्लाह हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और टॉर्क वाला क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट करिएगा जरूर, उसको देखिएगा, ठीक है। अब चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो चैप्टर 3 के अंदर मेरे पास कौन से क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें करने हैं एज अ गेस्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 3 का थ्योरी पार्ट देखिएगा, क्योंकि इसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स पे भी आना है, न्यूमेरिकल्स भी आपको बताने हैं, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा, उसके बाद भी आपको मैं 10 से 15 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से श्योरली तौर पे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो चैप्टर 3 की अगर बात की जाए, चैप्टर 3 की थ्योरी के अंदर आपको पता है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाला, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। ये इलास्टिक और नॉन इलास्टिक के नीचे वाला टॉपिक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के अंदर, जिसमें आप लोग v-1 और v-2 की वैल्यू फाइंड करते थे, जिसमें हमने सबसे पहले मोमेंटम लिखना होता था m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v-2। फिर उसके बाद आप लोग उसको काइनेटिक एनर्जी में सोल्व करते थे, फिर उसके बाद हम उसमें फर्दर जो है v-1 और v-2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। फिर इसके केसेस भी हैं, आपको याद होगा केसेस डिस्कस करते थे, सर आइडेंटिकल मास है, आपके पास बॉडी रेस्ट पे है, एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी के इक्वल है,
एक मास ग्रेटर है दूसरे से, एक मास इक्वल है दूसरे के, वो 4 केसेस भी थे इसके बाद। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपने करनी ही करनी है। फिर मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपके पास मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखना है आपने, कि याद हो आपको कि आप ये प्रूव करते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये प्रूव करना होता है। बेसिकली ये रिलेशन है न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर। न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करके उसको न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम के साथ कैसे रिलेट करते थे, ये वो वाला क्वेश्चन आपके पास है। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम लोगों ने इसकी रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता था। प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें आपने रेंज निकालनी है, हाइट निकालनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। गालिबन कभी कभी वो आपको रेंज और हाइट के अलावा दे देता होता है फ्लाइट निकालने के टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन अगर तीनों भी दे दे तो आपको ये करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले आपने प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखनी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखनी है। फिर इसका आप स्टार्टअप लेते हैं एक्स आई इज इक्वल टू वी आई cos थीटा के क्वेश्चन से, इक्वेशन से। y इज इक्वल टू आपके पास आता है साइन हाफ साइंस के जीटी वाला। ये सारा कांसेप्ट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का था जो आपको करना ही करना है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। तो इसके बाद चैप्टर नंबर अगर 4 की बात करूं मैं, चैप्टर 4 में आपके पास वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर है। तो वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है उसमें मैं कहूंगा तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है ना चैप्टर 4 के, चैप्टर 4 के वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वाला। और एस्केप वेलोसिटी, वैसे एस्केप वेलोसिटी वगैरह नहीं आपने करना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कुछ। ठीक है, आप लेकिन बस को रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है चैप्टर 4 में, सॉरी वो तो 5 में था। ठीक है, और इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाला। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड चैप्टर 4 का, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी जिसमें आप देखते थे कि सर काइनेटिक एनर्जी उसमें कैसे कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में कैसे कन्वर्ट हो रही है। जिसमें आपको याद हो कि हम हाइट लेते होते थे h माइनस एक्स के, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे बताएं कि कौन सी एनर्जी इसमें मौजूद होगी। तो ये तमाम चीजें चैप्टर 4 के लिए है, चैप्टर 4 के क्वेश्चंस के लिए हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चंस के लिए हैं। ठीक है, समझ लें कि मैं आपको ये भी साथ साथ बता रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको भी इंपॉर्टेंट मैंने बताने भी हैं। चैप्टर 5 की मैं अगर बात करूं तो चैप्टर 5 के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, उसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला, सेंटीमीटर फोर्स जिसमें आप ये प्रूव करते हैं कि सर mv²/r, आर्टिफिशियल ग्रेविटी करें, आर्टिफिशियल ग्रेविटी करें, और इसमें आखिरी एक क्वेश्चन करें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप, ये करें आप। ठीक है, फिर इसके बाद अब चलते हैं चैप्टर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर, जिसमें आपको पता है कि फ्लूइड डायनेमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल थ्योरी के लिहाज से और न्यूमेरिकल दोनों के लिहाज से। इसमें पूरा चैप्टर ही लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बेर्नौली इक्वेशन, वेंचुरी रिलेशन, टॉसिस थ्योरम और टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, लेकिन आपके पास इनमें तकरीबन हर चैप्टर, हर टॉपिक, ब्लड प्रेशर के अलावा चैप्टर 6 का हर टॉपिक आपने करना है। उसमें मैं किसी भी में ये नहीं कहूंगा कि ये कर लें, ये छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद अगर 7 की बात की जाए, अब देखिए मैंने चैप्टर 6 के बाद आपको कहा था 11 के साथ पेयरिंग कर लें उसकी। ये 2 3 4 5 की कर ली, चैप्टर 11 के मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि पेयरिंग के लिहाज से मेरी कंप्लीट हो जाए। तो अगर चैप्टर 11 की बात की जाए तो 11 के अंदर आपको
सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी वाला क्वेश्चन करना है, तो हमें, वैसे मैं आपको बेसिक बता दूं कि चैप्टर 11 जो थ्योरी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें से न्यूमेरिकल आता है, तो 6 में से ज़्यादा चांस है कि थ्योरी आ जाएगा आपके पास। तो अगर उसमें से भी आप करना चाहते हैं तो आपको पता है आइडियल प्रेशर गैस वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टेम्परेचर वाला, ये 2 क्वेश्चंस कर लेंगे आपके पास। चैप्टर 11 में से मेरा ख्याल है कि ये दोनों में क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जाएगा मुझे, ठीक है? और ये इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा साथ। चैप्टर 7 की मैं बात करूं, अगर आपके पास चैप्टर 7 की जो अगर बात की जाए, तो चैप्टर 7 में जो इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट आ रहा है आपके पास, उसमें आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद है एसएचएम एंड एक्सेलरेशन, चैप्टर नंबर 7 के अंदर एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, ठीक है? ये करें आप, ठीक है? उसके बाद हमने करना है मैस स्प्रिंग सिस्टम करना है, और स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन करनी है। सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको। हमने इसमें 7th में करनी है एसएचएम करेंगे, उसके फॉर्मूला डेरिवेशन सारा ही, सिंपल पेंडुलम करना है, मैस स्प्रिंग सिस्टम करना है, एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम को करें, ठीक है? और मैस स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम भी इसके साथ करें। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 7 में से करने ही करने हैं, ठीक है? उसके बाद चैप्टर 8 की आपके साथ डिस्कशन कर देता हूँ। चैप्टर 8 में से आप कौन से करना चाहेंगे, करेंगे? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद होगा या होना चाहिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा वो भी बताता हूँ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि सर अगर आपके पास वो इंटरफेरेंस देखा था, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ये सारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने किया था। उसके बाद मैं अगर बात करूं, तो फिर डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल्स और माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हाँ, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन और डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आप इनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चंस को लाजमी करिएगा, ठीक है? 7-8 की बात होगी, 9-10 पे चलते हैं। 9-10 को देखते हैं कि चैप्टर 9-10 हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको वर्बली तौर पर उनका समझा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि 9-10 को मैंने पेयरिंग में नहीं रखा हुआ, लेकिन फिर भी जो लोग 9-10 को करना चाहते हैं उनके लिए है कि सर आप करें। सॉरी, ये मैंने अभी आपको 9 के बताए हैं, 8 का मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स करें। जी सर, स्टेशनरी वेव्स में जिसमें स्ट्रिंग्स और कॉलम्स वाला था, चैप्टर 8 की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमने ओपन एट बोथ एंड, वन एंड क्लोज वाला काम किया, एयर कॉलम्स वाला काम किया, ठीक है? ये सारा उस चैप्टर का बात कर रहे हैं हम लोग, और हम इसमें देखेंगे डॉपलर इफेक्ट को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिर्फ इसमें है इंटरफेरेंस, ठीक है? जिसमें आप लोग इक्वेशन निकालते होते हैं, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 1.61 वाली, ये वाली आपने पॉइंट भी करना है इंटरफेरेंस के लिहाज से, ठीक है? और ये इक्वेशन जो मैंने आपको बताई है, और आपको बाकी जो है स्पीड ऑफ साउंड की जो डिपेंडेंस थी टेम्परेचर के ऊपर फैक्टर्स, ये तमाम चीजें भी इसमें डिस्कस करनी है। चैप्टर 9 की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया है, लास्ट रह गया 10 आपके पास। तो 10 में मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी में, हाँ जी, इसमें 3 ही मैंने 3 रखे हैं इसमें। एक मेरे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीस्कोप और स्पीड ऑफ लाइट। ये 4 टॉपिक अगर एक बच्चा कर लेता है इस चैप्टर के, तो उसको मेरा ख्याल है इस चैप्टर में जब लॉन्ग आएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक जो मैंने आपको पेयरिंग बताई है आपने वो करनी है, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बता भी दिया वैसे भी, अगर कोई इसके बाद के भी करना चाहे तो वो करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चैप्टर्स में कौन से इंपॉर्टेंट अमेरिकन है, चैप्टर 1, 2, 3 में, 4, 6, 7 में कौन कौन से चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंस आपके पास हैं न्यूमेरिकल्स के लिहाज से। ये क्या है? चल रही है, चल रही है। अच्छा जी, अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें इंपॉर्टेंट, किस चैप्टर के कितने न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो चैप्टर 2 से स्टार्टअप लेते हैं। चैप्टर 2 में 2, 4, 8, 11, सॉरी 2, 7, 8, 9, 10, 14 और 15, 2, 7,
8, 9, 10, 11 और 15 ये चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनको लाजमी कीजिएगा। इसके साथ एग्जांपल्स भी कीजिएगा। एग्जांपल्स भी मैंने पॉइंट आउट की थी पास्ट पेपर्स में जो आती हैं 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके पास एग्जांपल्स हैं जो आपको करनी है न्यूमेरिकल्स के लिए। चैप्टर 3 की बात करता हूँ आपके साथ। तो चैप्टर 3 की बात करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम्स उसमें जो आती हैं, उसमें प्रॉब्लम नंबर आप करेंगे 1 कर लें, ठीक है, और 3 कर लें, 4 कर लें, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12। चैप्टर 3 में 1 कर लें, 6 कर लें, ठीक है, 9 कर लें, 1, 3, 6, 1, 3, 6, 9, 10, 11 और 12 ये आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली तौर पे हमारे पास इसकी जो हैं इसके चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में आप लोग एग्जांपल जो इसकी है वो कर लें 2, 4, 5, 6 एग्जांपल इसकी कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। चैप्टर 2, 4, 5, 6 ये इसकी एग्जांपल्स भी कर लें, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सिर्फ सारे बता रहे हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, मतलब इनमें से बाहर कोई नहीं आएगा, ठीक है, इनमें से ही आएगा पेपर। इसलिए बजाय कि मैं आपको सिलेक्टिव कोई बता दूं और उसमें से ना आए तो आप दुआएं दे रहे हो मुझे, तो बेहतर ये है कि आपको वो चीज बताई जाए जो आ सकती है। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ सकती है, क्योंकि ये टाइम आप कर रही है ना, तो अब आपने चीजों को रिवाइज करना है। तो जो चीजें आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहें, बताने का मकसद ये है आपके पास, ठीक है। चैप्टर 4 की अगर बात करूं मैं न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंट और एग्जांपल्स की, तो चैप्टर 4 में आपके पास 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 चैप्टर 4 में 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और अगर एग्जांपल्स की बात करूं मैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके पास आ रही हैं वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, अल्लाह आपका भला करे, एग्जांपल नंबर 2 और 4 बस। 2 और 8 है, सॉरी 2 और 3 है एग्जांपल बस। ये इसकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताता हूं आपको। चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में आपके पास आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4, 5, 6, 7 और 9। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 ये आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इनको अच्छे तरीके से करें। और इसकी भी एग्जांपल्स 4 एग्जांपल्स कर लीजिएगा, 2, 4, 6 और 7 वाली कर लें, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स है चैप्टर 5 की। चैप्टर 6 की जो है मैं आपको जल्दी इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि वीडियो भी लॉन्ग ना हो, और क्योंकि मुझे इसको अपलोड भी करना है तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा ये इंशाल्लाह। तो फिर भी जितना अच्छे तरीके से आपको मैं गाइड कर सकूंगा मैं आपको ज़रूर करूंगा, ताकि आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा हो जाए। अगर प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 6 की बात की जाए तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 कर लीजिएगा। चैप्टर 6 में 1 से लेके 6 तक और फिर 9 एग्जाम्पल लाजमी कीजिएगा। चैप्टर 6 मैंने पहले भी बताया था आपको, और इसकी एग्जाम्पल नंबर 6.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अब चैप्टर 7 की बात करता हूँ आपसे। तो चैप्टर 7 के अंदर सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, 1, 2, 4, 5 और 8। चैप्टर 7 में 1, 2, 4, 5 और 8 चैप्टर नंबर 7, ये 5 के 5 क्वेश्चन आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से करने हैं। सिर्फ 5 न्यूमेरिकल चैप्टर 7 की मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इसमें से हो जाएगा। और इसकी 3 एग्जांपल्स हैं वो कर लीजिएगा, 1, 2, 3 एग्जांपल नंबर इसकी लाजमी डन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर चैप्टर 8 की बात की जाए, तो चैप्टर 8 के अंदर आपके पास इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मेरे पास जो है चैप्टर 8 में 3, 4, 6, 7, 8, 9। चैप्टर 8 3, 4, 6, 7, 8 और 9 ये आपके पास इंपॉर्टेंट हैं, ये कर लीजिएगा 3, 4, 6, 7, 8, 9। और इसमें एग्जाम्पल जो है वो 1, 2, 4 और 5 एग्जाम्पल्स भी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 1, 2, 4 और 5 मैं आपको पूरे तरीके से प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज आपसे मिसिंग नहीं रखना चाह रहा कि जो आपको ना पता हो, ठीक है। बैकग्राउंड वाइज को ज्यादातर इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 9 को। चैप्टर 9 में आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 4 को छोड़कर 2 से लेके 8 तक जितने न्यूमेरिकल हैं चैप्टर 9 के कीजिएगा। 9 और 10 को मैंने वैसे ही लोगों के लिए आपको कहा था ना कीजिएगा, जो बच्चे कर रहे हैं वो उसमें ये वाले कर लें। और चैप्टर 10 में जो है
वो 3, 5, 7, 8 और 10 कीजिएगा। 3, 5, 7, 8 और 10 चैप्टर 10 के बच्चे तो चैप्टर 10 ये करना चाह रहे हैं वो इसको अटेम्प्ट करें। और 11 वाले सुन लो जरा, 11 वालों को मैं बता देता हूँ कि आपके पास 11 वाले जो हैं बच्चे वो कौन से न्यूमेरिकल्स करें। उनके लिए है जी के 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 11। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 11 ये चैप्टर्स आपने करने हैं। 11 चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल्स में खास तौर पे करने हैं। और इसकी 1, 2, 4 और 5 एग्जांपल आपने करनी ही करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए हैं न्यूमेरिकल्स। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं जो आपके लिए अच्छे हों, अच्छे साबित हों। बल्कि मैं आप बताना क्या है, मैं आपके साथ उसको शेयर कर देता हूँ ताकि ये समझ आ जाए। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सबके साथ इसको शेयर करें। अगर आपको ये अच्छा लगा है, आपको हेल्प हुई है तो दूसरों को भी हेल्प दें, ठीक है। वीडियो को पूरी वॉच करें, सबको शेयर करें अपने दोस्तों को, जिसको अपने स्टेटस पे लगाएं, कहीं पे भी आप इसको अपलोड करें ताकि सबके लिए इजीनेस क्रिएट हो सके, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अच्छा होगा और जितना अच्छा पेपर हो आप लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। अब तो कोर्स भी चेंज हो गए, सेकंड ईयर में इंशाल्लाह कोई मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फी माने और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे वो जरूर जरूर इसको शेयर करें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए खास तौर पे बनाई है मैंने, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।